ये एक क्वेश्चन से स्टार्ट करो, ठीक है ना। मोमेंटम तक हो गया था, राइट। मोमेंटम एक आधे क्वेश्चंस कराए थे या नहीं? एक दो किया हूँ, बेसिक ही किया ना। लास्ट क्वेश्चन बताना जरा। अच्छा अच्छा, अब मतलब समझ लो एक तरह से इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन है। नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे एक हमने क्या ले लिया, वॉल ले लिया, ठीक है ना। इस पे से जैसे बॉल इधर से मूव कर रहे हैं और इस बॉल का मास m ले लेते हैं हम लोग, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। ये जाके कितने से टकरा रहा है? v से टकरा रहा है, और ये इस वाल से टकराने के बाद वापस भी v स्पीड से ही आ रहा है। तो आपसे पूछा गया फाइंड इफ बॉल बाउंस विथ सेम स्पीड देन फाइंड चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में क्या चेंज होगा? देखो, बोला क्या कि आपको सेम स्पीड से रिबाउंड हो रहा है। आपने जाके टकराए कितने से? v से, तो वापस कितने से आ रहे हैं आप? वापस भी v से ही वापस आ रहे हैं आप। इसका मास कितना है भाई? m है। इनिशियल मोमेंटम ये और ये फाइनल मोमेंटम। आपको क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप निकाल लीजिए। पी फाइनल आपको लिखना होगा, पी इनिशियल पहले लिख लीजिए। पी इनिशियल कितना है आपका? एम इंटू वी। एम इंटू वी जो आप कर रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन है ये? आई कैप है। एम इंटू वी आई कैप। और पी फाइनल क्या है आपका? एम इंटू वी, कौन सा डायरेक्शन? एम इंटू वी माइनस आई कैप, तो माइनस आई कैप। आपको फाइनल मोमेंटम पता है, इनिशियल मोमेंटम पता है, आपको चेंज निकालना है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इक्वल टू क्या लिख देंगे हम? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फाइनल कितना है आपका? माइनस एम वी आई कैप। इनिशियल कितना है? माइनस एम वी आई कैप। तो फाइनली आपको क्या आ गया? चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इक्वल टू कितना गया? माइनस 2mv आई कैप। ये आपका आ गया चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड यदि मुझे लिखना होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पी। क्या आ जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये डायरेक्शन हटा देते हैं और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो कितना आ जाता है आपका? 2m। आ गया। चेंज इन मोमेंटम के काफी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन किसी एंगल पे भी हो सकता था, राइट। जैसे हमने यहाँ पे दिया एग्जाम्पल आपको, एक वाल है, इस पे बॉल हिट कर रहा है इस तरह से, m मास का बॉल है, v वेलोसिटी से हिट कर रहा है, और वापस भी जो ये आया इनन सेम स्पीड से वापस आया। ये वापस भी कितने से आया? v स्पीड से ही आया। बॉल का मास भी सेम मास है, सेम स्पीड से वापस आया, और आपको एंगल दिया हुआ है, सेम एंगल बना रहा है ये। यहाँ पे भी थीटा बना रहा है और यहाँ भी थीटा ही बना रहा है। तो आपको अगेन इस पे निकालना है चेंज इन मोमेंटम। फाइंड, यहाँ पे आपको दे दिएगा फाइंड चेंज इन मोमेंटम। अगेन आपको वही करना होगा, इनिशियल और फाइनल आप क्या कीजिए? मोमेंटम लिखिए और उसको पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो इनिशियली पार्टिकल इधर जा रहा है बॉल, तो अब आपको देखो यहाँ पे आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको डायरेक्शन तो अब एक्स और वाई में है नहीं किसी पार्टिकुलर एंगल पे। तो कंपोनेंट ले लो आप। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? थीटा। इधर कितना आ जाएगा? v cos थीटा, और इधर कितना आ जाएगा? v sin थीटा। अब इसके भी कंपोनेंट, एक इधर एक इधर। ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। इधर कितना आ जाएगा? v cos थीटा, इधर कितना आ जाएगा? v sin थीटा। ये आ गया। क्लियर है? अब यदि मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मोमेंटम। मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया? मोमेंटम। तो इनिशियल देखो, पी इनिशियल लिखेंगे। पी इनिशियल कितना है आपका?
अब देखो ये आई कैप और ये माइनस जे कैप, तो लिखेंगे एम वी कॉस थीटा आई कैप और ये माइनस जे कैप, तो माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप, और ये पी फाइनल लिखो। पी फाइनल कितना आएगा आपको, एम वी कॉस थीटा किधर है माइनस आई कैप, एम वी कॉस थीटा ये कितना का है माइनस का, माइनस आई कैप। उसके बाद नीचे एम वी साइन थीटा, एम वी साइन थीटा माइनस जे कैप, इसलिए माइनस ले लिया हमने, माइनस जे कैप लिख दिया। अब मुझे चेंज इन मोमेंटम लिखना है, डेल्टा पी क्या आ जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब करके देखो क्या आएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एम वी साइन थीटा कट जाएगा, पी फाइनल माइनस एम बी कॉस थीटा आई कैप, माइनस एम बी कॉस थीटा आई कैप, तो कितना आ जाएगा माइनस 2 एम वी कॉस थीटा आई कैप। क्या गया माइनस 2 एम वी कॉस थीटा आई कैप। वर्टिकल का कंपोनेंट नहीं आया, ऐसा ही हुआ ना, वो कैंसिल आउट हो गया। ओके, मैग्नीट्यूड देखेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड ये कितना आ जाएगा 2 एम वी कॉस थीटा। यूनिट मीटर पर सेकंड में होगा तो क्या जाएगा, एक यदि केजी में रहा और ये मीटर पर सेकंड तो यूनिट क्या आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। यूनिट तो आप लिख ही लेंगे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मोमेंटम का चेंज देखना। अच्छा एक बात देखो, नोटिस करो दोनों में, यहाँ पे बॉल कैसे गया था, इस तरह से गया था, परपेंडिकुलरली गया था सरफेस से, कैसे सरफेस से परपेंडिकुलर हिट हो रहा है ना, देखो तो कितना मोमेंटम हो रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर, एम वी वापस आया एम वी, टोटल चेंज कितना आ गया 2 एम वी, डायरेक्शन देंगे तो फिर माइनस प्लस आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आ गया 2 एम वी। और यहाँ पे देखो सरफेस के अलाउंग कितना जा रहा है, सरफेस से परपेंडिकुलर कितना जा रहा है एम वी कॉस थीटा, वापस कितना आया एम वी कॉस थीटा, तो कितना आ गया 2 एम वी कॉस थीटा आ गया। और जो सरफेस के अलोंग था वो कितना था एम वी साइन थीटा, तो सरफेस के अलोंग बाद में भी वही रह गया एम वी साइन थीटा। देखो अलोंग द सरफेस मोमेंटम का चेंज नहीं हुआ है, जीरो है ना, चेंज ही नहीं हुआ अलोंग द सरफेस। अलोंग द सरफेस क्या था एम वी साइन थीटा, किधर माइनस जे में। बाद में आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन जब बॉल वॉल के साथ कोलाइड कर रहा है उसके बाद भी वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे ही ये मोमेंटम और सेम है, देखो एम वी साइन थीटा एम वी साइन थीटा, इसलिए वो कैंसिल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मोमेंटम का चेंज कोलिजन में होता है, कोलिजन होने के कारण होता है, कोलिजन होता ही है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर या चेंज ऑफ मोमेंटम बिटवीन द टू बॉडीज इन इम्पैक्ट। कोलिजन का मतलब यही होता है, और ये किसके हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स बिटवीन द बॉडीज। तो जो बॉडीज के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं ना वो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और वो परपेंडिकुलर लग रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और जो चीजें मैंने अभी बोला रीजन इसके पीछे, वो रीजन अभी समझ में आएगा नहीं, वो हम लोग अभी फोर्स पढ़े नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन पढ़े नहीं, कोलिजन पढ़े नहीं, तो ये सभी चीजें आगे एक्सप्लेन होंगे, आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हुआ। ये कंपोनेंट खत्म हो गया हमारा, सिर्फ कौन बचा, वो कंपोनेंट बचा जो कि सरफेस से क्या थे परपेंडिकुलर थे। अलोंग द सरफेस मोमेंटम का चेंज नहीं होता, परपेंडिकुलर टू द, इसीलिए परपेंडिकुलर पूरा चेंज हुआ। तो नोट कीजिए जल्दी, हो गया। देखो ये एंगल यदि ये थीटा यहां से था तो 2 mv cos थीटा आया, और एंगल यदि थीटा यहां से होता तो यहां से थीटा देते एंगल तो कितना आता 2 mv sin थीटा आ जाता, तो कंपोनेंट चेंज होता ना। हाँ क्योंकि ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, हाँ तो ये थीटा हो जाता, मतलब यहाँ से यदि आप थीटा लेते एंगल तो ये एंगल थीटा बनता, तो जो कंपोनेंट साइन था वो कॉस हो जाता और जो कॉस था वो साइन हो जाता, तो आंसर कितना था 2 mv cos थीटा।
वो जगह नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ अलग से। चेंज हो जाएगा ना, कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। इस तरह से बॉल आया और इस तरह से वापस गया, ठीक है। ये एंगल यदि थीटा हो जाए आपका, ये एंगल थीटा, ठीक है, V से आ रहे और ये V से वापस जा रहे। अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, इस केस में क्या आ जाएगा, डेल्टा P 2mv साइन थीटा। वो मैंने समझा दिया आपको क्यों होगा, है ना, उधर स्पेस नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अलग से। कंपोनेंट चेंज हो जाएगा आपका, कंपोनेंट चेंज होगा तो जो साइन था वो कॉस में जा रहा है और कॉस साइन में जा रहा है। तो आंसर क्या था, 2mv कॉस, हाँ कॉस की जगह साइन आ जाए। तो बस कंपोनेंट का फर्क है, इसलिए सेम ही क्वेश्चन बार बार करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया। हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे मोमेंटम पे, और भी हमने इतना बेसिक अभी सीख लिया। अब हम लोग आगे मूव करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। मिटा दें, लिख। मिटा दिया जाए। मिटा दें अब। हेडलाइन डालिएगा न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। हेडलाइन लगाओ न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ आपने पढ़ा होगा 9th वगैरह में, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलते हैं, रेट ऑफ, इसको डिफाइन कर, इसका स्टेटमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ जहां भी मोमेंटम मैं लिख रहा हूँ वो लीनियर मोमेंटम है एक्चुअली, है ना। एंगुलर मोमेंटम भी होता है, इसलिए मैं बार बार आपको ये स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि जहां भी मैंने मोमेंटम लिखा है दैट इज लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और सिस्टम, सिस्टम इसलिए लिखा क्योंकि आगे हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और वीकेंड सिस्टम is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द net applied unbalanced force on it। तो डेफिनेटली जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा तब तक चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा, है ना, क्योंकि बैलेंस फोर्स से तो नहीं होगा ना कुछ भी, उसका स्पीड ना तो बढ़ेगा नहीं घटेगा, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होगा। यदि बैलेंस्ड फोर्स है तो कुछ नहीं होगा, होगा क्या, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे यदि बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है ना तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा ना ही उसका स्पीड चेंज होगा, तो मोमेंटम का चेंज कैसे होगा, नहीं होगा। हाँ, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो मोमेंटम का चेंज आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ वी कैन राइट F इक्वल टू क्या हो जाएगा, dp बाय dt। तो आ गया यहां से डिफरेंशिएशन, ठीक है, ओके। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो गया, फोर्स अप्लाइड। हाँ, तो यहाँ पे चाहिए तो आप नेट लिख लीजिए ना, एफ नेट। अब यहाँ पे देखो, यदि मैं बोलूँ कि डायरेक्शन किधर होगा फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में, देख के बोल सकते हैं ना, ये क्या चेंज इन मोमेंटम है। सो वी कैन से दैट द नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। या फिर ये कह सकते हो आप कि चेंज इन मोमेंटम उस डायरेक्शन में होगा जिधर नेट अप्लाइड फोर्स होगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो वी कैन से डायरेक्शन ऑफ change in momentum in the direction of net applied force। जिधर नेट फोर्स आएगा अनबैलेंस फोर्स, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज का डायरेक्शन आता है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग अलग से इसको डिफाइन कर लेते हैं अच्छी तरीके से। देखिए फोर्स को यहाँ पे मैं मैथमेटिकली आपको दे देता हूँ एक्सप्लेन करके। यहाँ पे दो डिफरेंट हमने इसलिए लिया, हमने एक हम लोग लिखेंगे एवरेज फोर्स लिखेंगे, एक रखेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस फोर्स, है ना, क्योंकि रेट है ना, किसी भी चीज का रेट जो चेंज होता है दो तरह से होता है ना, एक तो एवरेज रेट हो सकता है, दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट हो सकता है। जब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लेंगे और टाइम से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एवरेज फोर्स मिलेगा। जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, इंस्टेंटेनियस फोर्स मिलेगा। तो फोर्स भी दो तरह से आ जाएंगे यहाँ पे, एफ एवरेज, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एवी मतलब एवरेज फोर्स। तो एफ एवरेज कितना आ जाएगा यहाँ से आपको, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और डेल्टा पी कैसे लिखेंगे आप, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये लिखेंगे। अब देखिए पी फाइनल क्या होगा, एम इंटू वी फाइनल, तो यहाँ से लिख सकते हैं आप एम इंटू वी फाइनल, तो आप कॉमन ले लीजिए एम को, वी फाइनल और यहाँ वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। ये जो भी फॉर्मूला लिखा गया सब एक ही है ना, अलग अलग नहीं, बस मैंने उसको चेंज करके दिया है आपको कि कैसे यूज कर। अब यहाँ पे आएगा इंस्टेंटेनियस फोर्स। तो इंस्टेंटेनियस फोर्स की बात करें, एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, dp अपॉन dt। तो dp अपॉन dt, dp को हम लोग लिख देंगे d, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय dt, ये आएगा, यही तो होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय dt। अब आप ध्यान से देखिए, इसके नीचे ही लिखना है अपने को, जगह तो है नहीं, मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो आपको क्या मिला, F इक्वल टू
डी एम वी डिवाइडेड बाय डी टी, यही मिला आपको। अब यहां से देखिए, ये प्रोडक्ट रूल आ गया डिफरेंशिएशन का। प्रोडक्ट रूल में क्या होता था, एक को कांस्टेंट रखेंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो इसके फाइनली आएगा एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। एक्चुअल में फोर्स का ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है, लेकिन आप यूज क्या करते हो, F इक्वल टू एम ए, वहां पे भी चलेंगे, वहां तक पहुंचते हैं कैसे, चलो देखो। इफ एम कांस्टेंट, इफ एम कांस्टेंट, अलग अलग केस बनेगा। पहला केस है यदि मास कांस्टेंट है, यदि मास कांस्टेंट है तो डीएम बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। डीएम बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यदि कोई क्वांटिटी कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो, ये फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। आपको क्या मिलेगा, फोर्स इक्वल टू क्या मिलेगा, एम डीवी अपॉन डी टी। डीवी अपॉन डी टी क्या होता है, एक्सीलरेशन। सो आप यहाँ पे बोल देंगे एम ए। एफ चाहिए तो आप हमेशा एफ नेट मेंशन कर सकते हैं, जहां भी आएगा वो एफ नेट ही आएगा। एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। आगे आप यही आप हमेशा यूज करते हैं, ये याद रखते हैं ना, ये तब है, कंडीशन है। दिस फॉर्मूला ऑफ द फोर्स अप्लीकेबल ओनली व्हेन मास इज कांस्टेंट। और 99.9% सवाल में ऐसा ही होता है, मास कांस्टेंट, मास वेरिएबल नहीं रहता है जनरली। तो मास वेरिएबल के क्वेश्चंस अलग होते हैं, वो अभी मैं यहाँ पे आपको पहले केस यहाँ पे बता देता हूँ। केस 2 हमने लिया, इफ V कांस्टेंट, इफ V कांस्टेंट, यदि V कांस्टेंट तो dV बाई dt क्या आ जाएगा, जीरो। तो आपको फोर्स क्या मिलेगा, आपको फोर्स मिलेगा V dm बाई dt, क्योंकि ये फैक्टर जीरो होगा, लेकिन dm बाई dt तो रहेगा, V dm बाई dt। ठीक है, यहाँ पे m कांस्टेंट है तो v वेरिएबल है, m कांस्टेंट और v क्या है, वेरिएबल, ये ध्यान रखना। यहाँ पे v कांस्टेंट है तो यहाँ पे m क्या है, वेरिएबल। अब ये m वेरिएबल के क्वेश्चंस कैसे होते हैं हम लोग करेंगे, सवाल करेंगे। तो ये आ गया आपको f इक्वल टू डी एम बाई डी टी। तो डी एम बाई डी टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डी एम बाई डी टी होता है मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट। करेंगे इस पे क्वेश्चंस, हम लोग आएंगे वन बाय वन, हर एक क्वेश्चन करेंगे। अब यदि थर्ड केस आ जाएगा, यदि दोनों क्या हो, वेरिएबल हो, इफ बोथ आर वेरिएबल, कोई कांस्टेंट नहीं है। देखो मास कांस्टेंट वी वेरिएबल, तो फॉर्मूला ये बना, 99.9% यही से सवाल होते हैं। दूसरा क्या हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट और मास वेरिएबल। मास वेरिएबल मतलब मास फ्लो का रेट आएगा, देंगे हम लोग क्वेश्चन किस तरह से मास फ्लो रेट आएगा। तो उस टाइम पे dv बाई dt जीरो हो जाएगा, तो फोर्स क्या आ जाएगा, v dm बाई dt। ठीक है, थर्ड केस व्हेन बोथ वेरिएबल, फिर क्या आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू वो लिखा हुआ है, एफ नेट v dm बाई dt प्लस m dv बाई dt, इसमें दोनों आ जाएगा। ठीक है, जनरली आपको ये थर्ड केस वाले क्वेश्चंस आते नहीं, आपको या तो ये होगा या तो ये रहेगा। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन आएंगे क्वेश्चंस पे, पहले यहां तक नोट कीजिए ना। हम लोग पढ़ेंगे जैसे रॉकेट प्रोपल्सन होता है ना, रॉकेट प्रोपल्सन वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं ना, रॉकेट फायर करते हैं तो वहां पे मास वेरिएबल होता है, मास फ्लो रेट होता है, उससे से कुछ मास इजेक्ट होता रहता है ना, गैस फ्लो होता है। जैसे कन्वेयर बेल्ट पे हमने कुछ ऊपर से सैंड पार्टिकल गिरा रहे हैं तो मास फ्लो हो रहा है। जैसे एक ब्लॉक रखा हुआ है, उस पर हमने क्या किया, पाइप से वाटर उस पर दे मारा, तो मास फ्लो हो रहा है, और वो जो वहां पे क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, किसमें, इस वाले केस में, है ना। वाटर जेट, रॉकेट प्रोपल्सन, कन्वेयर बेल्ट, ये सभी क्वेश्चंस आएंगे। स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी विल डिस्कस वन बाय वन। जो मैंने तीनों एग्जांपल्स बोले, तीनों डिस्कस करेंगे।
जो आपके सिलेबस के विदिन है, हम लोग सभी डिस्कस करें। ठीक है, अभी तो हम लोग बस न्यूटन्स के लॉज को लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल पे नहीं गए हैं, इसलिए जल्दी नोट डाउन करके खत्म करें। क्वेश्चन लेने के बाद वो सब समझ में आ जाता है ऑटोमेटिक। अभी नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, नहीं आएगा, इसलिए जल्दी लिखो, एग्जाम्पल्स करेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद एक और टर्म है इम्पल्स, उसे भी डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद सभी क्वेश्चंस एक साथ करेंगे। आगे आप चल के पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आएगा, जो ये ए होता है ना, ये एक्चुअली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है एक्चुअल। आप तो जनरली एफ इक्वल टू एम ए लिखते हैं ना, लेकिन वो ए जो है ना एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है। वो चैप्टर सभी पढ़े नहीं, जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से वो समझ में आ जाएगा। मिटा दें, एक और टर्म है, उसे डिफाइन करेंगे हम लोग, तो सभी क्वेश्चंस लेंगे वन बाय और एक एक पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। लिखिए इम्पल्स। इम्पल्स को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स acting on a body for very short duration of time, then product of force and time gives impulse। यदि एक लार्ज अमाउंट का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत छोटे से ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगे, है ना, तो उस फोर्स और टाइम ड्यूरेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? इम्पल्स। इसका मतलब इम्पल्स क्या हो गया? फोर्स इनटू टाइम। और किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स, तो मोमेंटम में क्या आएगा? चेंज आएगा, बराबर। तो यहाँ पे देखो, अब आपने क्या लिखा था? फोर्स इक्वल टू क्या था? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये था ना। एफ एवरेज इक्वल टू क्या था? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यही था। एफ एवरेज यही तो था, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। आपने कहा कि फोर्स और टाइम ड्यूरेशन का प्रोडक्ट, तो एफ एवरेज यहाँ से क्या आ गया? एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी क्या है आपको? चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम ही क्या हो जाएगा आपका? इम्पल्स। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम है। सो वी कैन से दैट इम्पल्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा पी। एंड डेल्टा पी मतलब चेंज इन
मोमेंटम, डेल्टा पी, और डेल्टा पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। ओके, तो ये क्या आ जाएगा आपका इम्पल्स का फॉर्मूला है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम या फिर इक्वेशन भी बोला जाता है। ये बहुत बेसिक बात है, डिफिनेशन से आ गया है ना। अब यहाँ पे हम लोग इम्पल्स डिफरेंट तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, अब इम्पल्स निकालने के तरीके काफी डिफरेंट हैं, वन बाय वन लेते चलते हैं हम लोग। इम्पल्स आपका एक तो आपने देखा कि सर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, तो चेंज इन मोमेंटम लिख लीजिए, एक मोमेंटम आएगा। चेंज इन मोमेंटम मतलब m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू वी इनिशियल, सो यू कैन से दैट m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल विल गिव यू द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, देखते चलना। देखो, जो मोमेंटम का यूनिट है वही यूनिट किसका आएगा, इम्पल्स का, क्योंकि इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम, तो यूनिट क्या आएगा, सेम आएगा, और डायमेंशन क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, और डायरेक्शन किधर आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। उसके बाद हम लोग और निकाल सकते हैं इम्पल्स इस तरह से, देखिए इम्पल्स क्या आ जाएगा, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एफ यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स होता है एक्चुअल में, कांस्टेंट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन। उसके बाद आप इम्पल्स ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। ये कब यूज होगा, दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन एफ इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब वेरिएबल फोर्स। दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वेरिएबल फोर्स। फोर्स यदि किसका फंक्शन हो, टाइम का, फोर्स किसका फंक्शन हो, टाइम का। यदि टाइम का फंक्शन है तो इसका मतलब वो क्या हो रहा होगा, वेरी कर रहा होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं ये वेरिएबल फोर्स। यदि कांस्टेंट फोर्स है तो कांस्टेंट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द टाइम ड्यूरेशन विल गिव यू द इम्पल्स, और यदि वेरिएबल फोर्स है, टाइम का फंक्शन है, तो आपको इंटीग्रेट करके लेना पड़ेगा, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। लिमिट हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो इन सभी पे क्वेश्चंस हम लोग लेंगे वन बाय वन। अभी जल्दी से डिफाइन करते चलो सभी चीजें। कुछ बेसिक बातें जो मैंने अभी बोला उसको लिख देते हैं, उसको भी, है ना। बहुत ही बेसिक बातें, बट लिखना है, एक बार लिख लेंगे। यूनिट क्या आ जाएगा इसका, किसका, इम्पल्स के लिए बारे में बात करें ना। यूनिट क्या आ जाएगा, सेम एज मोमेंटम। ठीक है, डायमेंशन भी सेम आएगा, डायमेंशन भी सेम एज मोमेंटम। ठीक है, अब इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी लिख लीजिए, इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यदि वेक्टर है तो डायरेक्शन की बात आएगी, तो डायरेक्शन किधर आएगा, डायरेक्शन आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन momentum, in the direction of change in momentum, or we can say that in the direction of f net, f net के डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि जिधर f net का डायरेक्शन होगा चेंज इन मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होता है। हो गया, नोट हुआ बेटा। और भी कुछ बेसिक बातें यहाँ पे लिखो।
अब देखो, यदि मेरे पास मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, है ना, मोमेंटम वर्सेस टाइम, ये आपका मोमेंटम और इधर हमने लिया टाइम, दिस इज मोमेंटम और दिस इज टाइम। तो मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ, मैंने एक ग्राफ ऐसे प्लॉट कर दिया आपको, ठीक है, मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अब याद करो कि फोर्स क्या है, dp बाई dt। फोर्स क्या होता है, dp बाई dt। और dp बाई dt का क्या मतलब होता है, स्लोप। dp बाई dt का क्या मतलब, डिवीजन, डिवीजन मतलब स्लोप, याद करो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता, वेलोसिटी। तो ds अपॉन dt क्या होता था, वेलोसिटी। याद आ रहा है कुछ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता था, एक्सीलरेशन। क्यों, क्योंकि dv बाई dt क्या होता है, एक्सीलरेशन। और फोर्स क्या होता है, dp अपॉन dt। सो वी कैन से दैट स्लोप मतलब टेंजेंट लिख लो ना, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ मतलब मोमेंटम टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ गिव्स क्या, फोर्स एट दैट इंस्टेंट। जिस इंस्टेंट पे आप स्लोप लेंगे उस इंस्टेंट का क्या बताएगा, वो फोर्स बताएगा। जैसे इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, जैसे यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये एंगल कुछ ना कुछ यहाँ से क्या बनाएगा, थीटा। टेंजेंट कैसे, स्लोप कैसे निकालते थे, tan थीटा। तो इस पॉइंट पे क्या, इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा इस पार्टिकुलर टाइम पे, है ना, इस पार्टिकुलर टाइम पे जो फोर्स होगा वो कैसे निकालेंगे, tan थीटा से आएगा। फोर्स एट दैट पॉइंट कैसे आएगा आपको, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan थीटा, या वी कैन से दैट स्लोप, और वी कैन से दैट tan थीटा। देखो एक तरह से कॉन्सेप्ट पुराना ही है, कॉन्सेप्ट न्यू नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्सेप्ट न्यू है। स्लोप और एरिया पहले ही हमने कर रखा है ना, बेसिक मैथ से ही बताते आ रहा हूँ, उसको हमने काइनेमेटिक्स में यूज किया, अब उसको हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, एनएलएम में यूज कर रहे हैं, ये आगे भी यूज होगा। आपने कुछ सीखा वो अब यूज होता रहेगा। फिजिक्स में कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया तो वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि आपने फिजिक्स का थोड़ा सा पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया, ऐसा समझो, वो यूज में आएगा आगे। फिजिक्स में कभी भी जनरली ऐसा नहीं होगा कि वो चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसका यूज कहीं दूसरी जगह नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट, यूज आते ही रहेंगे। ओके तो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ स्लोप पॉजिटिव या निगेटिव, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव और इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वेरिएबल फोर्स है। यहाँ अलग अलग पॉइंट पे फोर्स कैसा है, अलग अलग, क्योंकि टेंजेंट अलग अलग है हर पॉइंट। पहले देखो टेंजेंट कम है, बाद में स्लोप बढ़ता है, पहले स्लोप कम है अब बाद में स्लोप बढ़ता जाएगा। इसका मतलब फोर्स यहाँ पे कैसा है, वेरिएबल फोर्स है, लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे वेरिएबल फोर्स लगा है, दैट इज द फोर्स कुड बी द फंक्शन ऑफ टाइम। और फोर्स का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव। कैसे, स्लोप क्या है, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव तो फोर्स पॉजिटिव। और फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब, डायरेक्शन, सीधा सा, क्लियर। तो जो हम लोग एनालिसिस पहले करते थे वही चल रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी पॉजिटिव, याद है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो उसका स्लोप क्या होता, वेलोसिटी, है ना। और यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, पहले स्लोप कम है बाद में स्लोप ज्यादा है, तो आप क्या बोलते हैं, सर ये तो बाद में स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। और कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव में। यहाँ पे वही है, इसका स्लोप क्या देगा, फोर्स, पहले स्लोप कम बाद में स्लोप ज्यादा तो फोर्स इंक्रीजिंग। और फोर्स का डायरेक्शन किधर, पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप आया। अब आप खुद लॉजिक लगाइए, दिमाग चलाइए। आप यहाँ पे देखिए फोर्स और टाइम का क्या है, मल्टीप्लीकेशन, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ। वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। याद करो वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब एफ और टी ग्राफ का एरिया क्या देगा,
इम्पल्स, या यूं कह सकते हो चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि इम्पल्स ही क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। एक और कॉन्सेप्ट बन सकता है, पहले वहां तक जल्दी नोट करो। और एरिया में भी ध्यान रखना है, ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया नेगेटिव। जल्दी लिखो, बस हो गया अब कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर हर एक एप्लीकेशन कैसे होगा। बहुत स्लो लिख रहा है तो हाथ में मशीन लगा दें, हाथ में मोटर लगा लो। मिटाए क्या? इधर आधा मिटाते हैं ना, आधा मिटा दें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बोल रहा था, एक तो मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ और दूसरा आ जाएगा आपका कॉन्सेप्ट ग्राफ ले लेंगे हम लोग, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ। इधर हम लोग रखेंगे फोर्स और इधर रखेंगे हम लोग टाइम। अब फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बना, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, नीचे भी लेंगे ना। मैंने ऐसा कुछ ग्राफ ले लिया, ठीक है। ऊपर भी कुछ ग्राफ बना हुआ है, कुछ ग्राफ नीचे भी प्लॉटेड है, ओके। नहीं तो चलिए, अब फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा आपको? फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ gives change in momentum, or we can say that impulse. ऑब्वियसली इम्पल्स आएगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम ही क्या होता है आपका, इम्पल्स होता है। अब ये ध्यान रखना है आपको, ऊपर का एरिया क्या आएगा, पॉजिटिव एरिया, और नीचे का एरिया क्या आएगा, निगेटिव एरिया। ध्यान रखना, क्यों मैंने पॉजिटिव और निगेटिव बोला यहाँ लेने, क्योंकि जो भी आपको क्वांटिटी मिल रहा है वो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि आपको यहाँ पे क्वांटिटी क्या मिल रहा है, देखिए, या तो चेंज इन मोमेंटम या तो इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी, इम्पल्स भी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए अपर एरिया कैसा आएगा, पॉजिटिव, और नीचे का एरिया क्या लेंगे आप, निगेटिव। जब टोटल एरिया करेंगे आप तो ऊपर पॉजिटिव लीजिए, नीचे निगेटिव, उसको ऐड कीजिए। याद करें, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते थे, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करते थे, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, और डिस्टेंस के लिए सबको पॉजिटिव ही लेते थे ना, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर, और वो ऑलवेज इंक्रीज होती है। बट यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव निगेटिव ही लेना है, क्योंकि आपको जो क्वांटिटी मिल रहा है वो आपका इम्पल्स है या फिर चेंज इन मोमेंटम है, एंड इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो कीप इट इन योर माइंड। और यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट, अब देखिए एफ एवरेज इक्वल टू क्या रखा था आपने, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये था। यदि इस फॉर्मूले को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यदि आप डेल्टा टी बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, फोर्स टाइम के साथ कैसा है,
इनवर्स रिलेशन है। डेल्टा टी, टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा तो एवरेज फोर्स घटेगा, बराबर है। और यदि टाइम ड्यूरेशन कम होगा तो एवरेज फोर्स बढ़ जाएगा, यही होगा। यही एक रीजन है कि जैसे कोई प्लेयर, जैसे क्रिकेट मैच वगैरह देखते हो आप, देखना कोई प्लेयर जब बॉल कैच करता है तो हाथ को किधर खींचता है, पीछे खींचता है। क्यों ऐसा करता है? टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाता है। वो बॉल को स्टॉप होने का टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देता है। सडन स्टॉप करेगा तो सडन चेंज इन मोमेंटम होगा, है ना, क्योंकि इनिशियली तो आ रहा है वेलोसिटी के साथ। अगर तुमने एकदम बहुत इंस्टेंटली उसको रोकने की कोशिश किया तो बहुत ही सडन चेंज इन मोमेंटम होगा और टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, बहुत कम। तो हाथ में चोट क्या लगेगा, जोर से। और यदि तुमने उसको थोड़ा सा ड्यूरेशन दिया, अपने हैंड को पीछे खींचा, बॉल तो स्टॉप होना चाह रहा है लेकिन तुमने उसको स्टॉप होने देने में भी थोड़ा सा टाइम दिया, ड्यूरेशन, तो क्या होगा, फोर्स कम लगेगा क्योंकि टाइम ड्यूरेशन आपने बढ़ाया। क्योंकि दोनों ही केस में फाइनल मोमेंटम क्या होना है, जीरो। इनिशियल मोमेंटम क्या था, m इंटू वी, और फाइनल मोमेंटम क्या होना है, जीरो। तो दोनों ही केस में एक प्लेयर ने इंस्टेंटली बॉल को रोक दिया, एक प्लेयर ने हाथ को पीछे खींच के बॉल को रखा। तो दोनों के लिए चेंज इन मोमेंटम तो सेम है, लेकिन जिसने हाथ पीछे खींचा उसने टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया तो उसको हाथ में चोट कम लगेगा। ओके, अब इसके काफी सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आप बाइक चलाते हैं, उसमें देखना आपको सॉकअप लगा होता है ना, वो जर्क को एब्जॉर्ब करने के लिए दिया जाता है। यदि सॉकअप ना हो तो आपको ज्यादा जर्क फील होगा। क्यों? बार बार चेंज इन मोमेंटम होती है ना गाड़ियां, है ना, बार बार चेंज इन मोमेंटम होता है। आप बैठे रहते हो, ऊपर से जर्क, आप जब गाड़ी चला रहे आप अपने वजन से कंप्रेस हो रहा होता है आपका बाइक बार बार, है ना। तो यदि उसको टाइम ड्यूरेशन ना मिले तो क्या होगा, आपको ऊपर जर्क फील होगा, आपको चोट लगेगा। आप बैठे हो, आप यू विल नॉट फील द कंफर्ट फॉर द ड्राइविंग, राइट, है ना। जब कंप्रेस होता है तो आपको ड्यूरेशन मिलता है, जब आप नीचे आ रहे हो तो ड्यूरेशन मिल रहा है तो आपको कंफर्ट फील होता है। सॉकअप आपको कंफर्ट देता है। यदि सॉकअप खराब हो जाए कोई गाड़ी का, बहुत खटखट और आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। गाड़ी का भी, कार का भी, यदि किसी का सॉकअप सस्पेंशन खराब हो गया है, उसमें एयर कूल्ड सस्पेंशन होते हैं जो आपको बाहर से नहीं दिखता, ऑयल कूल्ड ऑयल फील्ड सस्पेंशन होते हैं, लिक्विड सस्पेंशन होता है ना, तो वो आपको दिखता नहीं बाहर से, बट होता है। और दोनों होते हैं, स्प्रिंग भी लगे होते हैं बाहर से और अंदर में लिक्विड के भी वो कॉलम्स होते हैं। बाइक में भी रहता है अब तो, है ना। तो बहुत अच्छी तरह से वो सस्पेंशन वर्क करता है। जितना अच्छा सस्पेंशन उतना अच्छा कंफर्ट, है ना। आजकल तो ब्रिजेज वगैरह पे भी रहते हैं, बड़े बड़े ब्रिज वगैरह में भी अंदर में स्प्रिंग्स लगे होते हैं जो आपको दिखता बाहर से नहीं है, बट होते हैं। बट वो बहुत ही हाई टेंशन, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत हाई होता है ना, बहुत मोटे स्प्रिंग्स होते हैं। इवन आप देखें ट्रेन के डब्बे में भी लगा होता है, देखोगे, लेकिन बहुत बहुत मोटे। उसी तरह से उसमें भी लगते हैं, उस पर भी नहीं जाएंगे, वो आपकी इंजीनियरिंग का पार्ट है, बट लगते हैं। जैसे ट्रेन के डब्बों में देखा है ना आपने, लगते हैं। दो ट्रेन के डब्बे को जब जोड़े जाते हैं, देखना वहां भी जंपर रहता है बीच में, है ना, ताकि जब ब्रेक लगाया जाए एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को, डब्बे को ऐसे नहीं कि बहुत जोर से धक्का मार दे, क्योंकि वो जंपर होता है तो उसमें स्प्रिंग लगे रहते हैं। एक डब्बा दूसरे डब्बा को जैसे कंप्रेस, क्योंकि वहां सडन चेंज होगा, मोशन में है तो रुकना चाहेगा वो डब्बा। एक डब्बा दूसरे डब्बा लिंक से जुड़ा होता है, बीच में जंपर, यदि वो स्प्रिंग ना रहे, एक डब्बा दूसरे डब्बे को बहुत जोर से मारेगा दाढ़ से, वो जो जंक्शन है, जंक्शन बहुत जोर से आवाज करेगा, हो सकता है जंक्शन टूट जाए, है ना। हुक लगे रहते हैं ना, ऐसे हुक से फंसा के रखते हैं और ज्वाइंट करके रखते हैं, क्योंकि कभी भी हम डब्बा जोड़ सकते हैं, कभी खोल सकते हैं। तो दो डब्बे के बीच में जंपर लगा रहता है, देखना गोल गोल रहते हैं, वो दबाने के लिए स्प्रिंग ही लगे रहते हैं, वो आपको कंफर्ट फील करता है। चेंज इन मोमेंटम के लिए टाइम ड्यूरेशन बढ़ाता है ना। ये दीज आर द एग्जांपल। जैसे यदि आप किसी सपोज आप फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग पे चले गए ना, फर्स्ट फ्लोर पे हो, और एक साइड में क्या है, एकदम हार्ड रोड है ना, दूसरी साइड क्या है, कीचड़ है, ऐसे मडी रोड है, या फिर सैंडी है, उधर सैंड रखा हुआ है, आप किस पे कूदना पसंद करोगे, सैंड या तो मड पे। लेकिन उस पे हार्ड रोड पे क्यों, हाँ, सैंड या फिर मड या जो कीचड़ जो है आपको क्या प्रोवाइड करेगा, टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएगा, एक तरह का सस्पेंशन है वो तुम्हारे लिए,
आपके मोमेंटम चेंज के लिए वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएगा, तो आपको चोट कम लगेगी, है ना, आपके पाँव को चोट कम लगेगी। और एकदम सीधे हार्ड रोड पे जंप कर गए आप तो चोट ज्यादा लगेगी। हाँ ठीक है, चलिए। तो दीज आर द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स रिगार्डिंग द चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स अप्लाइड। अब ये सभी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कि भाई कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, चेंज इन मोमेंटम किधर होगा, ये सब अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, राइट। चलिए वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। मिटा दें इसको। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगा कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन कर रहा था और न्यूटन्स का थर्ड लॉ फोर्स को मेजर कर रहे हैं? मेजर ही तो कर रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए। तो एक लिख लीजिए नोट पॉइंट, और एक यहाँ पे है, फोर्स को मेजर कर दो। वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस वन बाय वन लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारा ऐसे एक हमने इंक्लाइंड एक सरफेस है या वॉल है, यहाँ से बॉल ऐसे गया, एम मास का बॉल है, v स्पीड से जा रहा है, इस पे टकराया और वापस इधर चला गया, एम मास का बॉल, स्पीड v है। आपको क्या पूछा, फाइंड चेंज इन मोमेंटम, ये पहला। उसके बाद दूसरा पूछा है आपसे, इफ टाइम ऑफ इम्पैक्ट is t naught, then find average force experienced by ball। और ये आपको ये भी बता देना है कि बॉल कितना एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हर एक क्वेश्चन पे आएंगे वन बाय वन, बस आप पेशेंस रखिए, हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये पहला क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। तो पहले क्या करना होगा आपको, चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा, है ना। हाँ तो डायरेक्शन के साथ लिखना पड़ेगा ना, मैग्नीट्यूड नहीं बोला मैंने, ओनली क्या लिखा है, चेंज इन मोमेंटम। आपको पूरा वेक्टर में लिखना हो जाएगा आपसे, अभी मैं बताऊं। चेंज इन मोमेंटम निकालो पहले, चेंज इन मोमेंटम आया तो फोर्स आ जाएगा, है ना। और जो चेंज इन मोमेंटम होगा वही इंपल्स भी होगा आपका, राइट। देख पी इनिशियल कितना है आपका, पी इनिशियल कितना है, एम इंटू वी आई कैप में, एम इंटू वी आई कैप में। फाइनल मोमेंटम किधर है आपका, एम इंटू वी किधर है, नीचे, नीचे मतलब माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा है, फाइंड चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम निकाल दीजिए डेल्टा पे, डेल्टा पी क्या आ जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, फाइनल कितना माइनस एम वी जे कैप माइनस एम वी आई कैप, बस रह जाएगा ये, और कुछ नहीं होगा। ये आपका आंसर। आपसे पूछा तो नहीं गया मैग्नीट्यूड, यदि पूछा जाता मैग्नीट्यूड
mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर का रूट, तो mv mv रूट 2 आ जाएगा ना, mv रूट 2 पूछा तो नहीं है बट चलिए। इफ टाइम ऑफ इम्पैक्ट, मतलब ये यहाँ पे जो इम्पैक्ट रहा ना, कितने देर के लिए रहा ये इम्पैक्ट में वॉल के साथ, टी नॉट टाइम के लिए कांटेक्ट में था ना। तो यदि ऐसा है तो आपको क्या बताना है, एवरेज फोर्स। एफ एवरेज क्या होता है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। आपने डेल्टा पी निकाल रखा है, कितना है, माइनस एम वी जे कैप माइनस एम वी आई कैप डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन कितना है आपका, टाइम टी नॉट। ये आ गया आपका एवरेज फोर्स। हालांकि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स तो नहीं पूछा है, निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स क्या आ जाएगा, टी नॉट कॉमन आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा, एम वी रूट 2, यही एम वी रूट 2 बाय टी नॉट, ये आ जाएगा आपका इतना न्यूटन मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्लियर है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और मैं आपको चीजें सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसको मैं खाली मिटा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन तो डेफिनेटली लिख लिया होगा आपने। अब समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखो यहाँ पे देखो, हमने पहला क्या क्वेश्चन लिया था, याद करो, इस तरह से लिया था, एक बॉल m और v से इधर गया और वापस कितने से आया, ये v से आया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया था, मैग्नीट्यूड नहीं ऐसे लिख रहे हैं, कितना mv 2 mv आया था, याद आ रहा है 2 mv। डायरेक्शन किधर था चेंज इन मोमेंटम का, मुझे इस तरफ था, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन यही था बराबर है। बॉल जब जाके इसको हिट करेगा, किसको, वाल को हिट करेगा, तो वाल इसको किधर फोर्स लगाएगा, इधर ही लगाएगा। इसका मतलब एफ एवरेज का डायरेक्शन किधर आएगा, इधर ही आएगा, क्योंकि एवरेज फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। याद करो, यदि मैं इस तरह से लिखूं तो याद करो माइनस आई कैप था, याद आ रहा है। इसका मतलब मोमेंटम का चेंज किधर हुआ, इस बॉल के लिए इस डायरेक्शन में हुआ है, तो बॉल पे फोर्स किधर लगा है, इसी डायरेक्शन में लगा है, फिर लगा है या नहीं लगा है, लगा है। और दीवार पे फोर्स किधर लगा है, बॉल पे फोर्स किधर लगा, इधर लगा, तो दीवार पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। हम लोग पढ़ेंगे एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, किसमें, न्यूटन्स थर्ड लॉ। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स बॉल पे लगा है उतना ही फोर्स किस पे लगा है, बॉल पे लगा है, और जितना चेंज इन मोमेंटम है वही इंपल्स है। देखो यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट तो नहीं किया आपने, बस टाइम से डिवाइड करेंगे तो फोर्स निकल आएगा, टाइम से डिवाइड करेंगे तो फोर्स निकल। मैं लूंगा एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन लूंगा, एक पर्टिकुलर हाइट से बॉल को ड्रॉप करेंगे और टाइम ड्यूरेशन देके निकालेंगे, बट फिलहाल इतना समझिए आप। इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है ना। चेंज इन मोमेंटम जिस डायरेक्शन में, फोर्स उसी डायरेक्शन में। सिर्फ बॉल पे फोर्स नहीं लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट दोनों पे फोर्स लगेगा। यदि ऐसा नहीं तो एक बॉल मार के देख लो सर पे, कि देखो किसी बॉल पे ही फोर्स लगता है या सर पे भी फोर्स लग रहा है। ये तुम्हारे सर पे एक बॉल उठा के दे मारूं मैं, तो तुम्हारे सर पे चोट लगेगा या नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा डेफिनेटली, बराबर है ना। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दोनों पे लग जाती है। चलिए उसके बाद याद करो, हमने एक और एग्जांपल्स लिया था आपके लिए, याद आ रहा है कुछ एंगल पे, आज ही तो लिया है ना सब। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आया था, इस डायरेक्शन में आया था, इस डायरेक्शन में आया था डेल्टा पी, क्योंकि डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आई थी, और ये एंगल हमने थीटा लिया, तो ये कितना आ गया था 2 mv माइनस 2 mv cos थीटा
आई कैप आया था। तो जिस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम क्या उसी डायरेक्शन में फोर्स आएगा। तो ये किस पे फोर्स आया है, बॉल पे, और दीवार पे किधर फोर्स आया होगा, इसके अपोजिट में। सो वी कैन से दैट, यदि इस तरह से करूं मैं तो इस पे किधर आएगा फोर्स, इधर एफ एवरेज, और इस पे फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा। क्लियर है। चलिए उसी तरह से क्या आप यहां के लिए बता सकते हैं। तो सवाल तो बन के हो चुका है, सवाल तो बन के हो गया है ना, डायरेक्शन बस डिसाइड करना है। तो आपको किसका डायरेक्शन प्लॉट करना होगा, चेंज इन मोमेंटम। तो जरा देखिए चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, माइनस एम वी जे कैप माइनस एम वी आई कैप। सो वी कैन प्लॉट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इधर आएगा एम वी, माइनस आई कैप है इधर, और माइनस जे कैप है इधर, यही आएगा। इसका नेट वैल्यू किधर आएगा, आएगा डेल्टा पी का डायरेक्शन आएगा। और ये एंगल कितना आएगा 45, ये एंगल कितना 45 दोनों साइड से, ये एंगल 45, ये भी 45 आएगा, क्योंकि वैल्यू सेम है ना, tan थीटा 1 आ जाएगा। तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है, और जो भी है वहां लिखा हुआ है लिखेंगे नहीं, डेल्टा पी का डायरेक्शन आ गया। क्या यही डायरेक्शन फोर्स का भी आएगा, आएगा। देखो माइनस जे माइनस आई, और सेम वैल्यू है एम वी बाय टी नॉट, एम वी बाय टी नॉट सेम। तो इसी डायरेक्शन में क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में आपका एफ एवरेज, चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में ही फोर्स आता है। क्लियर है। इन द सेम डायरेक्शन फोर्स विल अप्लाई, ठीक है। और ये माइनस एक्स एक्सिस से कितना पे 45 डिग्री। क्लियर है, तीनों क्वेश्चंस क्लियर है। चेंज इन मोमेंटम निकालने आता है, टाइम ड्यूरेशन पता है, तो एवरेज फोर्स भी आता है। चेंज इन मोमेंटम आया तो इम्पल्स ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम लिखना, चेंज इन मोमेंटम लिखना, और फोर्स निकालना, बेसिक बेसिक बात। इसमें और भी क्वेश्चंस करेंगे, खत्म नहीं हुआ। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। नोट कर लो जो भी नोट करना है, जल्दी करना लो। क्लियर है। यहाँ पे आप देखिए, सिर्फ आप मेजर नहीं कर रहे हैं फोर्स को, साथ ही साथ डायरेक्शन भी डिसाइड करते जा रहे हैं, एंड इट विल हेल्प यू। ठीक है, आगे क्योंकि हमें फोर्स बॉडी डायग्राम निकालना होता है, इक्वेशंस लिखने होते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए मिटाऊंगा, बस ऊपर का लाइन मिटा के आपको एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ। क्वेश्चन लिखिए, ए हैमर ऑफ मास 5 kg moving with speed 10 meter per second and stops when stuck with the wall. If contact time is 0.2 second, find
आपको दो बातें से निकालनी है। एक है आपका निकालना है इम्पल्स, दूसरा निकालना है एवरेज फोर्स। इसमें इम्पल्स निकालिए और एवरेज फोर्स पे निकालिए। जल्दी आप खुद निकालेंगे। इम्पल्स कितना और मिटाओ इसको। चलिए इम्पल्स कितना है, देखो सीधा सीधा इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चलिए मास कितना है 5 kg, मूव कर रहा है कितने स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड, एंड स्टॉप, स्टॉप मतलब फाइनल स्पीड क्या हो गई 0। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पी इनिशियल कितना था, अभी मैग्नीट्यूड में ही लिखेंगे क्योंकि डायरेक्शन तो नहीं पता है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड में। पी इनिशियल कितना, मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना 5, वेलोसिटी कितना 10, तो ये कितना आ गया 50। पी फाइनल कितना है बोलो 0, स्टॉप हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्या बोला है, इम्पल्स निकालो, तो इम्पल्स क्या हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, दैट इज द डेल्टा पी। तो 0 माइनस कितना आ गया 50, कितना आ गया -50। बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, तो क्या करेंगे मॉड लगा के 50, क्योंकि माइनस तो डायरेक्शन के लिए होता है, राइट। ओके, एवरेज फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, माइनस का क्या मतलब पता है, मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट में बॉल जा रही थी इधर, इम्पल्स किधर आया था, याद करो, चेंज इन मोमेंटम किधर आया था, ऐसे आया था, निकाला था, हाँ, ऑब्जेक्ट के इनिशियल मोशन के अपोजिट में आया था, है ना। जा रही थी बॉल ऐसे ना, चेंज इन मोमेंटम किधर आया था, इधर, याद आया था ना चेंज इन मोमेंटम, वैसे तो है। तो वैसे ही एवरेज फोर्स एफ एवरेज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। डेल्टा पी कितना 50, टाइम कितना 0.2, तो ये कितना आ जाएगा 250 न्यूटन। ये क्या आएगा न्यूटन सेकंड, है ना। ओके, यूनिट होता है उसका न्यूटन सेकंड। जैसे हैमर है, यदि आप डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो फिर ऐसा डायग्राम आएगा कुछ तो, ठीक है। इस हैमर पे यदि इस वाल से ऐसे टकराया है, वाल से टकराने के बाद क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया, पहले मूव कर रहा था ऐसे, किससे वी से, और बाद में वी फाइनल क्या हो गया 0। तो यदि आप इसका डायरेक्शन निकालें तो चेंज इन मोमेंटम किधर आएगा, इधर, इधर आएगा डायरेक्शन ऑफ डेल्टा पी, या फिर समझ लो इधर ही डायरेक्शन क्या आएगा इम्पल्स का, और इसी डायरेक्शन में क्या आएगा एफ एवरेज। ये एफ एवरेज किस पे आया है हैमर पे, और इस पे एफ एवरेज इधर, इक्वलेंट अपोजिट, है ना। हैमर पे इधर आएगा और इस पे इधर आएगा, हाँ दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, राइट। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आपने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, कितनी हाइट से? h हाइट से। ये बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h it strike with ground and rebound with same speed. If impact time is t naught, then find impulse और दूसरा एवरेज फोर्स। कितनी हाइट से ड्रॉप किया आपने? h हाइट से। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, मतलब यहाँ से ड्रॉप किया तो u क्या होता है? 0। और कितनी हाइट से ड्रॉप किया आपने? h हाइट से। तो h हाइट से नीचे आने पे कितनी स्पीड से ये टकराएगा? √2gh, याद है? बॉल का मास m ले रहे हैं हम लोग, है ना? कितने से टकराता था? √2gh। टकराएगा क्या? उसी स्पीड से वापस गया, तो उसी स्पीड से वापस गया। कितना से? √2gh। इनिशियल स्पीड कितनी? √2gh, और फिर ये फाइनल स्पीड निकाल सकते हैं आप। ये तो सीधा है, डबल होगा, 2 टाइम्स होगा। mv से टकराता था, mv से वापस आता था, तो कितना आता था? 2 mv। वो चीजें डायरेक्ट नहीं कर सकते अब, क्या कर सकते? नहीं कर सकते। इम्पल्स क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम। तो ये क्या आ जाएगा? 2mv कितना है? √2gh। √2gh। और ये क्या लें? ऊपर का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। मैंने ये क्वेश्चन ये डायरेक्ट लिख दिया ना, अब इसको मैं करके दिखाता, सॉल्व कर। इनिशियल मोमेंटम किधर था? माइनस जे कैप में, तो p इनिशियल m √2gh किधर? माइनस जे कैप। फाइनल मोमेंटम किधर? प्लस जे कैप में, m √2gh किधर? प्लस जे कैप। इम्पल्स क्या होता है? p फाइनल माइनस p इनिशियल। फाइनल कितना? m √2gh। ये लिखना मत, ये मैं बस बता रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस m √2gh जे कैप। कितना आ गया? 2 टाइम्स ऑफ m √2gh। पहले इतना पढ़ाने का मतलब क्या था? यदि इतना फिर से करना पड़े, mv से गया था, mv से वापस आया, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना? 2 mv। mv cos थीटा से हिट किया था, mv cos थीटा से वापस आया, तो चेंज कितना? 2 mv cos थीटा। यहाँ भी तो वही होगा, m इंटू वी से टकरा, m इंटू वी से वापस आया, तो कितना? 2 mv। v कितना है? √2gh, तो 2m √2gh। डायरेक्शन मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ? पहले पार्टिकल किधर जा रहा था? नीचे, तो चेंज इन मोमेंटम किधर होगा? ऊपर। पार्टिकल किधर जा रहा था? दीवार में, बॉल ऐसे, चेंज इन मोमेंटम किधर आया था? हैमर किधर जा रहा था? इधर, चेंज इन मोमेंटम किधर आया था? तो इनिशियल मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट में क्या आता है? चेंज इन मोमेंटम। इनिशियल मोशन का डायरेक्शन क्या था? नीचे, तो चेंज इन मोमेंटम किधर आएगा? ऊपर, इसीलिए प्लस जे कैप। इनिशियल मोमेंटम क्या था? m इंटू √2gh, बाद में m इंटू √2gh। चेंज इन मोमेंटम कितना? डबल, 2m √2gh। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखने सीखे। उसके बाद एवरेज फोर्स, एफ एवरेज। एफ एवरेज क्या आ जाएगा? डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा पी कितना है? 2m √2gh जे कैप डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन कितना? t नॉट। ये आ गया आपका एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स भी ऊपर ही आएगा,
वो किस पे आया है, बॉल पे, और ग्राउंड पे नीचे। तो बॉल पे फोर्स किधर लगा है, ऊपर, और ग्राउंड पे फोर्स किधर लगा है, ये फोर्स लगा है किस पे, बॉल पे, और ग्राउंड पे किधर लगा है, नीचे, ये ग्राउंड। एक ही तो कॉन्सेप्ट है, हम लोग उस पर अलग अलग क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। क्लियर है? नोट करो जल्दी, जो भी नोट। यहाँ तक हो गया? क्वेश्चन करने भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आज होगा नहीं सभी। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना, बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे।